भजनलाल सरकार, जिस तरह से एक गांव का सरपंच होता है, वो जब सरपंच के चुनाव में खड़ा होता है, कुछ व्यक्ति उसको वोट नहीं देते हैं, कुछ व्यक्ति उसको वोट देते हैं, और गलती से अगर वो सरपंच बन जाता है तो फिर उसका क्या स्टैंड रहता है। राजस्थान के किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, सरपंच पूरी ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन यहाँ हमारे राजस्थान के मुखिया जो कि माननीय भजनलाल जी है, उनका कहना है कि जो ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं, ये किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है, इसीलिए हम इनको रोज़गार नहीं दे सकते। अब ये बात समझ में आती है कि जो माननीय भजनलाल जी है, जो मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते, जो इनके मंत्रिमंडल के व्यक्ति हैं, जो इनकी सरकार में चर्चा चल रही है, ये युवा मित्र है, ये किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है क्या? जब हमने कई युवा मित्रों से बात की तब पता चला कि राजीव गांधी युवा मित्रों में से कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने व्यक्ति को इस योजनाओं का, जो राज्य सरकार की थी, उनका लाभ ये कहकर दिलाया है कि आप कांग्रेसी थे या बीजेपी के थे। ठीक है, बात पे दोबारा आता हूँ। अगर माननीय जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, वो ये बात करते हैं, तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो भजनलाल जी थे, वो अपना जो सरपंच का चुनाव थे, वो क्यों हारे थे? कारण साफ, कारण यही है कि जिस आदमी के दिमाग में भूसा भरा हो, उस आदमी से जनता क्या उम्मीद कर सकती है। अगर भजनलाल जी के दिमाग में यही था, वहाँ की जो जनता थी जब सरपंच के चुनाव लड़े थे, उनको समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति कैसे हैं। अब जो मुद्दे की बात है, वापस बेरोज़गारी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज हर दूसरे तीसरे युवा से पूछ लो आप जाके कि बेरोज़गार हो क्या, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा, शर्म के मारे ज़रूर कह सकता है कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। बाकी जो बेरोज़गारी की परिभाषा है, आप अगर बीए, बीएड, बीटेक, एमबीए, आईआईटी से पास आउट होकर भी अगर आपको उस स्तर की नौकरी नहीं मिलती है, इसका मतलब आप बेरोज़गार हो। बात रही स्टार्टअप की, स्टैंडअप की, तो स्टार्टअप स्टैंडअप का जो कंडीशन है, जो हालत है, वो इतनी ख़राब है। आप बैंक में चल जाओ, आपको लोन दिया जाएगा, मुद्रा लोन, तरुण लोन, जो प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। तो जब आपको लोन के लिए आप फाइल अप्लाई करोगे, तो फाइल अप्लाई करने के बाद आपसे तरह तरह के सवाल, और यकीन मानिए कि आप जो 100 व्यक्ति लोन लेने के लिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ 5%, वो भी जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह रहे हैं कि युवाओं को बांट दिया है, कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में, बीएसपी में, उसी तरह से बैंक वाला आपसे, जो आप अगर किसी का चेक लेके नहीं गए, तो बैंक वाला आपसे कहेगा कि आपको लोन क्यों दिया जाए। ये बात हो गई। अब जो मुद्दे की बात है, बेरोज़गारी, बेरोज़गार आदमी आखिर करे तो क्या? जो हमने आपको पहले बताया कि जो बेरोज़गार है, युवा मित्र हुए हैं, वो पानी की टंकी पे चढ़ के इतना सा कह रहे हैं कि या तो हमें बहाली दो, या जैसे राजकुमार गुप्ता हार्ट अटैक से शहीद हुआ है, वैसे हम अपने ऊपर पेट्रोल की बोतल छिड़क के यहीं मर जाएंगे। अब जब युवा मित्र वहाँ मर रहे हैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट मर रहे हैं या मर चुके हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जो सरकार है ये इनकी बात को नहीं मान रही है? एक कारण मुझे थोड़ा सा आया समझ में, CAA, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप पाकिस्तान से लाकर यहाँ पे हिंदू शरणार्थियों को रखेंगे, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की क्या समस्या है? भारत के नागरिक बेरोज़गारी में हैं, गरीबी में हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शायद ये बड़ा कारण हो सकता है कि सरकार इनकी नहीं सुन रही। दूसरा कारण, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पूरा विश्वास है? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पूरा विश्वास है, तो दुनिया में शायद दुनिया ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन भारत में तो आप कितने ही आंदोलन कर लो, आपको इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपकी बात को नहीं भी सुना जाएगा, युवाओं की, बेरोज़गारों की, किसानों की, मज़दूरों की बात को अगर नहीं भी सुना जाएगा, तो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ही सही। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका पूरा काम कर देगी, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दम पे ही आप 400 प्लस का दावा कर रहे हैं। ये दावा आज 400 प्लस का हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में आप शायद
543 प्लस 543 प्लस 543 टोटल सांसद है, लेकिन आप हो सकता है कि 544 भी जीत जाएं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सही पकड़े आप। अब जो दूसरी बात है